Good morning, students. Welcome to Manula classes in the live session of daily news analysis. Today is 13th of December 2023, and you are with Naresh Sharma. We are going to discuss important news. Those are very relevant for your exams. Now let's get started. Today's important news is India led Global River Cities Alliance launched at COP28 in Dubai. I think all of you are already aware that COP28 being organized in Dubai and what it is. We have already discussed the basic points about COP as it is related with UNFCCC, and we have already discussed the basic points regarding UNFCCC and COP in class and as well as in newspaper analysis. सो नाउ आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट से कि क्या इसमें ऐसा कुछ नया हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो है अनाउंसमेंट है कि जो न्यूज हमारे पास में हम जो डिस्कस करेंगे उसको मीन्स कई सारे डायमेंशंस में हम डिस्कस करते हैं। वो केवल एक कोई न्यूज नहीं होती, उसके बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या होता है, कहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारा पार्ट हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि केवल न्यूज को ही न्यूज ना समझे, मींस आपको जो उसके बेसिक पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना होगा। अभी देखो, हम आते हैं अपनी आज की न्यूज पे। तो कल तक जो है सीओपी की बैठक चल रही थी दुबई में। तो कल ये काम हुआ। तो हुआ क्या है कि इंडिया की लीडरशिप में एक ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च हुआ है ना। कौन सा है ये? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। जैसे इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था फ्रांस के साथ मिलकर के, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अपने गुरुग्राम में है, जिसको हम गुड़गांव कहते हैं एनसीआर में। तो उसी तरह से इंडिया ने एक और नया इनिशिएटिव लिया है COP28 में, और वो क्या लॉन्च किया है? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। मींस ऐसी रिवर्स का एक अलायंस बना रहे हैं और उनके साथ में उन रिवर्स के साइड्स पर, किनारों पर जो बसने वाली बहुत सारी सिटीज हैं, उनसे रिलेट करके हमने ये अलायंस लीडरशिप इसको प्रोवाइड कर रहा है। कौन? इंडिया। देन अच्छा, अब इसकी बेसिक पॉइंट्स को जानते हैं कि जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इसने लॉन्च किया है क्या? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। तो इसमें हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से जो एक डिपार्टमेंट है या एक जो है एजेंसी है, तो वो कौन लीड करेगी? दैट विल बी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछ सकते हैं कि ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को लीड कौन कर रहा है? तो इसको लीड कर रहा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इंडिया की तरफ से। कहां पर, कहां लॉन्च हुआ ये? एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको हम UNFCCC भी कह देते हैं। कहां पर? COP28 दुबई में। तो इंडिया ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। अब GCRA की अगर हम बात करें तो इट एक्सपांड्स रिवर सिटीज अलायंस, जो कि हमने पहले क्या बनाया था? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो हमने बनाया था, अब उसी को हमने एक्सपांशन किया है। ठीक है, पहले हमारा कितने था? 122 इंडियन रिवर्स पर था, और बाद में हमने इसका जब एक्सपांशन किया तो वर्ल्ड के अदर कंट्रीज को भी इसमें पार्टिसिपेंट बनाया। अब ये कौन कौन से, देखो एग्जाम्पल के लिए कि हमने डेन हाग को लिया नीदरलैंड की, एडिलेडे को लिया हमने ऑस्ट्रेलिया का, और सोजुनलोंग हंगरी का लिया हमने। तो पूरे वर्ल्ड में हमने क्या किया? इसमें लीडरशिप प्रोवाइड कराई। ठीक है, ये क्या करेगा ये अलायंस? ये अलायंस का एम है टू फोस्टर ग्लोबल कोलैबोरेशन। ग्लोबल लेवल पर कोलैबोरेशन हम करना चाह रहे हैं, किसके लिए? रिवर के कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो देखो ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है कि हम केवल कहां से स्टार्ट हुए थे हमारा इनिशिएटिव?
गंगा को क्लीन करने से स्टार्ट हुआ था। गंगा के कंजर्वेशन से हमारा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, नमामि गंगे मिशन से। और आज हम कहाँ पहुंच गए? ग्लोबल लेवल पर अब हम लीडरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं कि भाई रिवर्स को हमें क्या करना चाहिए, उनका कंजर्वेशन करना चाहिए, उनका सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए। और स्पेशली ये किससे रिलेट करता है? ऐसी सिटीज से रिलेट करता है जो नदियों के किनारे बसी हुई। ठीक है, अगर हम रिवर सिटीज अलायंस की बात करें, अपने इंडिया लेवल पर अगर हम बात करें, तो ये लॉन्च हमने किया था 2021 में। किस लिए? टू रिप्रेजेंट अ पायनियरिंग कोलैबोरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मीन्स अपने आप में ये एक ऐसा कोलैबोरेशन था दो मिनिस्ट्रीज का, कि मिनिस्ट्री जल शक्ति जिसके अंडर में आती है रिवर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसके अंडर में आती है क्या, जो अर्बन और हाउसिंग से रिलेटेड अफेयर्स हैं। तो हमने क्या कोलैबोरेशन किया कि रिवर, ये जो रिवर जा रही है, रिवर्स के लिए मैनेजमेंट के लिए हमने किसको लिया? जल शक्ति मिनिस्ट्री को लिया। अब रिवर्स के किनारे जो बहुत सारे शहर बसे हुए इंडिया में, सिटीज बसी हुई हैं, उनको वाटर के रिलेशन में, क्योंकि देखो जब भी प्रॉब्लम आती है रिवर्स के वाटर मैनेजमेंट में, वाटर की क्वालिटी की रिगार्डिंग, तो मोस्टली ये प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? ये सिटीज में आती है। आप यमुना को देख लीजिए, यमुना को अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में इसकी बहुत खराब स्थिति है। ऐसे ही हम यमुना को आगरा में देखेंगे तो वहां पे पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है यमुना में। हम यमुना को मथुरा में देखेंगे तो वहां पर भी हमको प्रॉब्लम मिलेगी। और ये देखो आगरा हो गया, है ना, मथुरा हो गया, आपका इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज, आपकी दिल्ली हो गई, ये सब क्या है? यमुना पर ही तो बसे हुए हैं और इंडिया के एंशियंट शहर हैं। आगरा की अगर हम बात करें, आगरा लेटर डेवलप हुआ, तो दिल्ली को भी अगर हम देखें या मथुरा को देखें, तो ये भारत में बहुत पुराने शहर हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो सारी प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है नदियों की, वो मोस्टली स्टार्ट होती है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से, जो सिटी का पॉल्यूशन होता है उससे, क्योंकि इन रिवर्स में जो गंदे नाले जाकर के मिल जाते हैं, वो क्या करते हैं? प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पॉल्यूशन की और रिवर के कंजर्वेशन की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री का हमने किसके साथ में कोलैबोरेशन करवाया? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ में कोलैबोरेशन करवाया, कि दोनों की दोनों मिनिस्ट्री मिलकर के काम करेंगी और हमारे रिवर्स का क्या होगा? कंजर्वेशन होगा। तो इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल इनिशिएटिव है। पहला इनिशिएटिव ऐसा है वर्ल्ड लेवल पर कि हमने पार्टनरशिप करवाई है ऐसी दो मिनिस्ट्री की। तो मैं इसको यदि जो है आपको रिवाइज करवाऊं, तो सिंपल सी बात, आप कैसे इसको रिवाइज कर सकते हैं? देखो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये हमारा अपना मिशन है, और इसी की लीडरशिप में हमने ग्लोबल लेवल पर एक ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को लॉन्च किया है। कहाँ पर? COP28 दुबई में। ठीक है, ये हमारा मेन यहाँ का क्या है, जो है इसेंस निकलता है इसका। और इसमें बाकी अगर हम इससे पहले जाएंगे, तो हम रिवर सिटीज अलायंस पहले लॉन्च कर चुके थे अपने इंडिया लेवल पर, बाद में उसका एक्सपेंशन वगैरह किया तो हमने आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं, तो आज की और क्या न्यूज है? देखो ये मेरे को काफी इंपॉर्टेंट न्यूज लगी। ठीक है, अब देखने में तो आपको क्या लग रहा है? लीड आईटी, लीड आईटी, आप इसको आईटी समझ सकते हो, तो कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ये लीड आईटी क्या है, जबकि लीड आईटी ना होकर के ये है लीड इट, लीड इट। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है? तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने रिवील किया है कि 3 पिलर्स ऑफ लीड इट, ये जो प्रोग्राम इनका है, इसके 3 पिलर उन्होंने बताए थे। ठीक है, तो सिंपली और कहां पर बताए हैं वो बताए हैं अभी जो COP28 की मीटिंग जो चल रही है वहां पर इसकी समिट हुई, और वहां पर उन्होंने 3 पिलर्स इसके बताए। ठीक है, तो 3 पिलर्स की जब ये बात कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर जो बेसिक बन सकता है वो ये बन सकता है कि लीड इट समिट 2023 ये कहां पर हुई? वेयर? तो ये कहां पर हुई? दुबई में हुई। कब हुई? दुबई में हुई। तो ये COP की 28 के साथ में हुई, 20 COP 28 के साथ में हुई। ठीक है, ईयर की पूछे तो 2023। अब इसका मेन पॉइंट जो निकल करके आता है कि लीड इट समिट किससे रिलेटेड है? तो देखो ये जो
रिलेट करता है किससे, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से। इन्होंने 3 पिलर इसके बताए। लीडेड वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन एंड स्वीडन। अब इसकी स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, तो स्वीडन के साथ मिलकर किया गया था। इट ब्रिंग्स टुगेदर, क्या काम करती है ये लीडेड समिट, इट ब्रिंग्स टुगेदर कंट्रीज, कंपनीज और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स टू अचीव नेट जीरो एमिशंस फ्रॉम हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसको अगर वो ऐसे घुमा करके क्वेश्चन बना दे कि लीड इट समिट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है या जीरो एमिशन से रिलेटेड है ना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम करके आ जाता है एग्जाम में, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से डील कर सके कि लीड इट मींस हम जीरो एमिशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसमें हमें लीडरशिप क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमको कि लीडर समिट जो है वो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हमको कहाँ लाना है, उनको लाना है जीरो एमिशन पे, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो हार्मफुल गैसेस हैं वो कम से कम एमिट करें। ये होगा हमारा नेक्स्ट वाला न्यूज, सेकंड न्यूज। अब आते हैं हम एक और न्यूज जो काफी इंपॉर्टेंट रही थी दीपावली के आसपास में। अब ये फिर से एक बार न्यूज में आई है, ये स्कीम। इस स्कीम का नाम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा स्कीम। विश्व मीन्स होता है ग्लोबल, ग्लोब, यूनिवर्स, विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा, इंडिया में विश्वकर्मा एक देवता हुआ करते थे जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन को, कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन को जो है मींस आर्ट एंड क्राफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं विश्वकर्मा। ठीक है, तो दीपावली के आसपास में विश्वकर्मा की जयंती भी मनाई जाती है, और उसी समय पर जैसे अभी इस बार मनाई गई 17 सितंबर को मनाई गई जो है ये जयंती मनाई, तो दीपावली से थोड़ा दिन पहले ये पड़ गई। ठीक है, तो 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की थी किसने, भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, और ये स्कीम कैसी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मींस इसका जो फाइनेंसिंग वगैरह हो रही है, जिसको लॉन्च किया है वो किसने किया है, ये किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो ये 2023 में लॉन्च हुई है 17 सितंबर। तो आपके लिए ये स्कीम इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम विश्वकर्मा स्कीम की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसमें कितना है, 13,000 करोड़ रुपए का इसमें क्या है, बजट है इस स्कीम का। और ये क्या करेगी, इट विल प्रोवाइड एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिसंस, क्राफ्ट पीपल हु वर्क विद देयर हैंड्स एंड टूल्स। तो ये जो लोअर लेवल पर इंडिया में बहुत सारे जो आर्टिसंस हैं, चाहे आप उसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, अब इसमें टोटल जो इन्होंने इंक्लूड किया है वो 18 ट्रेड्स को जो है इंक्लूड किया है। जैसे हमारे यहाँ कारपेंटर हो गए जिसको हम बढ़ई बोल देते हैं। ठीक है, बढ़ई हो गए, बोट मेकर हो गए जो नाव बनाते हैं, आर्मरर हो गए जो आर्मरर वाले काम करते हैं, हथियार बनाने वाले काम। देखो अब तो ओपनली हथियार बनाए नहीं जाते, अब तो बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वहीं पर बनते हैं डिफेंस के प्रोडक्ट्स, चाहे वो आपकी AK-47 हो या इंसास हो या LMG हो या MMG हो, वो सब वहां बनते हैं। लेकिन आर्मर की अगर हम बात करें तो इंडिया में पहले जैसे कि तलवार बनती थी, ढाल बनते थे, ऐसी चीजें बनती थी। ब्लैक स्मिथ की हम बात करें तो इसको हमने क्या कहा, लोहार कहा, लोहा से काम करने वाला। पॉट और बर्तन बनाने वाले, इनको क्या कहा हमने, कुम्हार कहा, कुम्हार। एक्चुअल में ये क्या है, कुंभकार, कुंभ बनाने वाले। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, है ना, बर्तन जिसमें हम पानी पीते हैं, मटका। स्कल्पचर, मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाने वाले। टेलर, कपड़ा सिलने वाले। फिशिंग वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले। ऐसी बहुत सारे 18 जो है टाइप की क्राफ्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है इस स्कीम में। तो आपको इम्पोर्टेंट ये रखना है कि जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। और कुछ किसके लिए ये रिलेटेड है, हमारे यहाँ किसके, आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल के लिए। इन दोनों के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट है। क्या करेगी ये, इन लोगों को बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। जैसे अगर इनको स्पेशलाइज करना है तो इनको ट्रेनिंग भी देगी, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगी, अच्छे टूल्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, इनको मार्केटिंग की स्किल प्रोवाइड कराएगी, है ना। जैसे मैं अगर बात करूं, एक एग्जांपल लूं आपके साथ में, कि गांव में हम जब देखते हैं तो जो कुंभकार होते हैं, कुम्हार होते हैं, वो बर्तन बेचते हैं।
मिट्टी के बना करके, काफी उसमें मेहनत लगती है और उसमें स्किल लगती है। ठीक है, हर एक कोई नहीं बना सकता, वो अपने आप एक स्किल है और वो उनके पास जनरेशन से जनरेशन आती रहती है। ठीक है, तो अब उसी मटके को जब वो बनाते हैं तो हो सकता है 50 रुपए में बेचते हैं, 40 रुपए में बेचते हैं। लेकिन अगर उन्हीं को कुछ ऐसी स्किल मिल जाए कि उसमें कुछ नया इनोवेशन करके वो उस मटके को मार्केट में, शहर में बेचें, सिटी में बेचें, तो हो सकता है उनका यही मटका 150 रुपीज का बिक जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे बढ़ई होते हैं, ठीक है, कारपेंटर, ये जब काम करते हैं तो ग्रामीण एरियाज में, रूरल एरियाज में इनको बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता, जबकि इनका काम भी कैसा होता है, स्किल्ड होता है, बहुत सारी चीजें ये बनाते हैं। लेकिन गांव में इनको 100-200 रुपए, 500 रुपए इतने मिलते हैं डेली के। लेकिन यदि इनको हम कुछ मार्केटिंग स्किल सिखा दें, ठीक है, इनको स्पेशल टूल्स दे दें, तो यही ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जिनको हम एक्सपोर्ट करवा सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर। तो इनकी भी इनकम होगी और गवर्नमेंट की भी, मींस गवर्नमेंट की भी होगी मान लो। और दूसरी बात क्या होगी, हमारे पास में फॉरेन रिजर्व भी तो आएगा, फॉरेन करेंसी भी तो आएगी। तो ये इस बार जो स्कीम है काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है कि इन लोगों को सपोर्ट करवाने के लिए। क्या आप एक बार खुद से सोचिए कि जो लोकल लेवल पर जो हाथ से काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, यदि उनके पास में ऐसी कोई स्किल आ जाती है जिससे वो ऐसा आइटम बना सकते हैं कि उसको हम एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है, मीन्स कुछ यूनिक क्वालिटी का हो, तो क्या होगा, उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना। तो इससे होगा एक्चुअल में उन गरीब आदमी का विकास। वरना उसका क्या होगा कि उसकी स्किल क्या हो रही है, किसी ग्रामीण लेवल पर, रूरल लेवल पर वो क्या हो रही है, वो बस जो है एक्सप्लॉइट हो रही है। वहां लोगों के पास भी पैसा नहीं है कि उनको उसकी स्किल का पैसा दे सकें। तो यदि इसको शहर के लेवल पर, एक्सपोर्ट लेवल पर हम इनको कुछ ट्रेनिंग, गाइडेंस और इनके प्रोडक्ट, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसा अगर हम दे देंगे, तो इन लोगों की क्या हो जाएगी, इनकम डबल, ट्रिपल, फोर्थ टाइम भी, 4 टाइम से हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एक और जो है पॉइंट हमारे लिए है, इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्सल डायनामिक क्रॉस लिंकर, ये अभी डेवलप हुआ है, एक नया मेथड है, एक नई टेक्नोलॉजी है और मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक रिवॉल्यूशन की तरह सिद्ध हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। कैसे हो सकती है, जरा पहले हम इसको जान लेते हैं कि ये हो क्या है। क्या कि देखो, जो रिसर्चर्स हैं आईआईटी मद्रास, इधर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और कोलोराडो स्टेट, इन्होंने क्या किया है, एक ऐसी सस्टेनेबल प्लास्टिक रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है और उसी को क्या कहा गया है, यूडीसी कहा गया है। ये टेक्निक कैसी है, सस्टेनेबल है, मींस इससे हार्म नहीं है इसको, एनवायरनमेंट को, और इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसमें ऐसी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है, स्पेशलिटी, कि इट अवॉइड्स द नीड फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। आपके पास से जैसे पॉली बैग हुआ है ना, तो इसको पॉली बैग जो बेकार है, फटा पड़ा है, बेकार पॉली बैग है, तो उसको अगर हमको रिसाइकल करना है तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा, मींस डिकंस्ट्रक्ट करना होगा। जब ये किसी एक, मींस अपनी किसी और स्टेज में पहुंच जाएगा, वहां से हम फिर से इसको क्या करेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। मींस वो पॉलिथीन जो थी, जो प्लास्टिक की बॉटल्स जो थी, उनको यदि हमने क्या किया, मीन्स पहले क्रश किया उनको, फिर पिघलाया, फिर जाकर के कुछ नया बनाया, मतलब, तो जब इनको हमने पिघलाया, इनको क्रश किया, तो उसमें भी एनर्जी लगी। और यदि इनको आग से हमने इनको उबाल दिया, गर्म करके पिघला दिया, तो इनसे क्या निकला, गैसेस का एमिशन हुआ, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो ये जो प्रोसेस पहले थी वो कैसी नहीं थी, सस्टेनेबल नहीं थी, इट वाज हार्मफुल फॉर द environment and also for human beings and all kinds of living being on this earth। तो अभी ये जो टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनका ऐसा दावा है कि हम जो डीकंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है, उसमें जो दोनों प्रोसेस यूज हो रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इनका क्या कहना है, मतलब हम ये कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक वेस्टेज है उसको डायरेक्टली किसी नई चीज में हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, नई चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि सक्सेसफुली ब्लेंड्स यूजुअली इनकॉम्पैटिबल प्लास्टिक्स। जैसे आपके पास में एक हो गई प्लास्टिक की बॉटल, दूसरी हो गई मींस एक पाइप,
प्लास्टिक की पाइप हो गई, और तीसरी हो गई आपको पॉली बैग हो गया। ये सारी की सारी है तो प्लास्टिक, बट ऑल आर डिफरेंट। तो मीन्स अगर आपको बोतल को पॉली में मिक्स करना है या पाइप को पॉली बैग में मिक्स करना है, पॉली बैग की प्लास्टिक में, तो ये सब के सब क्या होते हैं, इनकॉम्पैटिबल होते हैं, आपस में बड़ी आसानी से मिलते नहीं है। जैसे आप एग्जांपल ले लें ऑयल का, ऑयल को यदि आप वाटर में मिलाना चाहेंगे तो क्या वो मिक्स हो जाएगा? नहीं, बिकॉज बोथ आर इनकॉम्पैटिबल। हाँ, लेकिन यदि उसी ऑयल को आप किसी अन्य ऑयल में मिलाएं तो शायद मिल जाएगा बड़ी ठीक से। और वाटर को यदि आप मान लीजिए जो है मिल्क में मिक्स करना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो ये क्या कह रही है, ये टेक्नोलॉजी इस बात पर दावा कर रही है कि जो इनकॉम्पैटिबल प्लास्टिक है हम उसको भी बड़ी आसानी से क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो ये तो अपने आप में बड़ी बात हो गई। तो यूडीसी हेल्प्स टू एड्रेस प्लास्टिक वेस्ट का जो क्राइसिस चल रहा है, प्लास्टिक वेस्टेज का, इसको शायद ये क्या कर देगी, एड्रेस कर सकती है ये टेक्नोलॉजी अगर सक्सेसफुल रही आने वाले समय में। ठीक है। और क्या इसमें कैसा है कि भाई फिर तो जब ऐसा अगर हो गया तो ये तो एक रिवॉल्यूशनाइज कर देगी ना किसको, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो है, कि उतनी आसानी से अगर चीजें ब्लेंड होने लग गई, मिक्स अप होने लग गई, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, हार्मफुल गैसेस का इमिशन, उस सबको अगर इसने सॉल्व कर दिया तो एक तो ये तो रेवोल्यूशन हो गई ना, बिल्कुल एक क्रांति लेकर के आ गए। तो इसमें ये वाली प्रॉब्लम जो है चीजें इसमें होने वाली हैं। ठीक है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली न्यूज पर। अभी क्या हुआ है, एक नया इनिशिएटिव लिया है विकसित भारत एट 2027 वॉइस ऑफ यूथ। एक नया इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। तो दिस इनिशिएटिव बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो, ये जो इनिशिएटिव लिया है इसको लॉन्च किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। इसके की पॉइंट्स क्या है वो हम देख लेते हैं, बाकी जब एक्स्ट्रा कुछ आएगा तो वो भी हम बता देंगे। कि इट विल प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू द इंडियन यूथ। इंडियन यूथ को ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, ये स्कीम जो है वो प्रोवाइड कराएगी एक प्लेटफॉर्म, कि जहां जो यूथ है वो अपने आइडियाज को कंट्रीब्यूट कर सके, किसके लिए, विजन ऑफ विकसित भारत एट 2027। जैसे मैं अभी अगर बात करूं कि मैनी ऑफ यू हैव सम न्यू आइडियाज इन योर माइंड, न्यू आइडियाज आपके माइंड में हो सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि इस आइडिया से किसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, और गवर्नमेंट अगर उस आइडिया पे काम करे तो उस प्रॉब्लम का क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचे, गवर्नमेंट आपके पास कैसे पहुंचे, तो उसके लिए क्या बनाया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म, कि जो यूथ है वो यहाँ करके अपने आइडिया दे, और जो गवर्नमेंट है वो भी यहीं पर आ जाए, और दोनों मिल करके क्या करें, उस आइडिया पे काम करें। जैसे मेरे मन में एक आइडिया है कि जो पॉल्यूशन की समस्या है, जो ट्रैफिक की समस्या है, प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं एक नए आइडिया से। कि वो आइडिया क्या हो सकता है, कि जो साइकिल है, ठीक है, तो साइकिलिंग को हम क्या करें, प्रमोट करें, साइकिलिंग को प्रमोट करें, और सारे शहरों में हम क्या बनाएं, स्पेशल साइकिल ट्रैक बनाएं, क्या बनाएं, स्पेशल साइकिल ट्रैक बनाएं। और जितनी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, उनको हम क्या करें, कुछ इंसेंटिव देना स्टार्ट कर दें, कि जो कोई भी व्यक्ति ऑफिस साइकिल से आएगा, है ना, उसको हम मंथली मीन्स 2000 या 5000 उतनी रुपीज का हम मंथली बोनस देंगे। और उसके बदले में क्या कर दिया जाए, उसका जो कार का बोनस है, उसका जो बाइक के लिए जो पैसा मिलता है ना, उसको कट कर दें, और साइकिलिंग के लिए पैसा देना हम स्टार्ट कर दें। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा अपने डिपार्टमेंट्स में कर दिया, है ना, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में करोड़ ऑफ पीपल काम करते हैं। तो सोचिए आप, एक साथ कितनी करोड़ बाइक्स, कार्स, वो सब क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, और लोग किससे आएंगे, साइकिल से आएंगे। साइकिल से आएंगे तो उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो जो डायबिटीज की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ रही है, बैकबोन की प्रॉब्लम बढ़ रही है ना, डाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, लोगों की सांस फूल रही है, उन सारी समस्याओं की प्रॉब्लम से हम क्या कर सकते हैं, एक नया ही जो है रिवॉल्यूशन लेकर के आ सकते हैं। तो जब बहुत सारी कार्स जो हैं, जो इंजन वाले जो जितने भी व्हीकल हैं, अगर वो रुक जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, आप सोचो इंडिया लेवल पर अगर कल से 2 करोड़ 20 करोड़ व्हीकल्स चलना बंद हो जाए,
तो आप सोचो कितना पॉल्यूशन कम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो जो पेट्रोल डीजल उसकी भी तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा इनिशिएटिव है, यदि मान लो आपके पास में कोई है तो आप गवर्नमेंट के पास जाकर के क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो क्या है ये विकसित भारत इनिशिएटिव जो है वो इसी चीज को ध्यान में रख करके है कि जो हमारा यूथ होता है उसके पास में बहुत सारे आइडियाज होते हैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। चलिए, तो इसमें क्या करने वाले हैं हम कि विकसित भारत एट 2047 तक हम अपने देश को डेवलप्ड करना चाहते हैं। ठीक है, बाय 2047 तक, जो कि हमारी 100th एनिवर्सरी होगी किसकी, इंडिपेंडेंस की। ठीक है, द विजन इंक्लूड्स वेरियस डायमेंशंस, और इसमें इस विजन में बहुत सारे डायमेंशंस क्या हैं, इंक्लूड किए गए हैं। अब वो क्या क्या डायमेंशंस हैं, मैं जरा इसको इरेज करके आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसमें है। देखो, जैसे कि अब वो इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के आइडियाज हो सकते हैं, सोशल प्रोग्रेस को लेकर हो सकते हैं, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने साइकिल का आइडिया दिया। गुड गवर्नेंस का आइडिया हो सकता है, आपके पास में कोई आइडिया हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो स्टाफ है, जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनसे हम कैसे बहुत अच्छे से काम करवा सकते हैं। ठीक है, मान लो एक पोर्टल बना दिया और आपके डिस्ट्रिक्ट में, मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम है, आपको उसका एवेल्यूशन करना है किसने ठीक से काम किया कि नहीं किया। तो एवरी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो, डीएम से रिलेटेड एक पोर्टल हो, और उस पोर्टल पर पीपल के फीडबैक लेना हम स्टार्ट कर दें। ठीक है, पीपल के फीडबैक लेना हम स्टार्ट कर दें, और गवर्नमेंट क्या करे, उसको इनके प्रमोशन वगैरह के लिए यूज करना स्टार्ट कर दे, कि जिससे डीएम को बहुत अच्छे फीडबैक कहीं उसके डिस्ट्रिक्ट में मिले होंगे। अब मैंने डीएम का एग्जांपल लिया है, ये टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं आपके कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, कि स्टूडेंट्स को कितना पसंद आ रहा है वो। तो उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, और इट विल हेल्प अल्टीमेटली टू डेवलप इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन। विकसित भारत हम बनाने की बहुत सारे आइडियाज हम शेयर कर सकते हैं, एंड रियली इट विल हेल्प। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मधुमलाई टाइगर रिजर्व, इट हैज बीन आल्सो इन लाइमलाइट। हुआ क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे सारे जो ट्राइबल पीपल है, उनको क्या किया कि अनलॉफुल तरीके से रिसेटलमेंट उनका करवाया गया। वो जंगलों से उनको दूसरी जगह, बाहर दूसरी जगह पर उनको रिसेटल करवाया गया, ड्यू टू सम डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, या जंगल काट दिया, या उस एरिया में आपको कुछ माइनिंग या बिल्डिंग या रोड निकालना है, या रेलवे निकालना है, या जो है एयरपोर्ट बनाना है, उस सब के कारण। तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, तो इन लोगों ने क्या किया है, इस टाइगर रिजर्व के में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमारे जो इसकी वजह से हमको जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं उनको आप क्या करो, सॉल्व करो। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जो प्रोटेस्ट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो बस एक मीडियम है इस टाइगर रिजर्व को लाइमलाइट में लाने का। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोग ये कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है। तो ये देखो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट किसका, तमिलनाडु का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इट है, अच्छा, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी बहुत ज्यादा हो जाता है कि एक तो इसमें क्या है, नीलगिरी हिल्स भी है। ठीक है, और इट हैज कॉमन बाउंड्री, इसकी कॉमन बाउंड्री किस किस के साथ में, केरला के साथ में, और दूसरा कर्नाटक के साथ में। ठीक है, अभी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा। इट इज पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही ये पार्ट है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा, तो उसके अंदर क्या है, ये जो टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको मैप पे दिखाता हूँ। ये देख लीजिए आप कि जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, ये है ना, एक तरफ तो इसमें क्या है, वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वेनद या वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये है आपकी केरला में। दूसरी तरफ इसको नॉर्थ की तरफ से घेरे हुए है कौन, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है आपका, ये कर्नाटका में है। ठीक है, और जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये है आपका तमिलनाडु में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में है। वेनद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, केरला में है। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कर्नाटक में। आपने देखा होगा प्रीवियस एग्जाम्स में जब भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं तो टाइगर रिजर्व्स को बहुत पूछ लेता है।
ठीक है। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर मैं एक दो आपको लर्न कराऊं, थोड़े थोड़े करके बहुत सारे लर्न हम करा देंगे आपको क्लास में भी और न्यूज डिस्कशन में भी। जैसे मैं बात करूं तो कोल डेजर्ट हमारा हिमाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है वो हमारा कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, ये रहा। और अगर हम बात करें दिहांग दिबांग जो है नेशनल पार्क की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नंदा देवी पार्क की अगर हम बात करें तो वो उत्तराखंड में है। कच्छ आपको पता ही होगा कि ये गुजरात में है। और नौकरिक की अगर हम बात करें, काफी पूछा जाता है, तो ये मेघालय में है। और सुंदरबन आपको याद ही होंगे कि ये वेस्ट बंगाल में है। और टाइगर रिजर्व उसके टाइगर्स के लिए जाना जाता है। और किसके लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है, ये हमारा उड़ीसा में। और पंचमढ़ी कहाँ पर है, पंचमढ़ी पन्ना मध्य प्रदेश में है। अचानक मार और अमरकंटक ये कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। नीलगिरी अभी हमको देखी गया, तो नीलगिरी की अगर हम बात करें, स्पेशली नीलगिरी, तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। अगस्त्यमाला की बात करें तो तमिलनाडु और केरला दोनों के बॉर्डर वाले रीजन में है ये। और शेषाचलम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो ये हमारा तमिलनाडु है। और ग्रेट अंडमान वायस्फीयर रिजर्व की बात करें तो हम ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, तो आज मैंने आपको कई सारे किए। आप क्या कर सकते हो कि थोड़े थोड़े अपनी लिस्ट को इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो एक दो बार इस वीडियो को रिवाइज कर सकते हो, स्पीड बढ़ा करके भी आप कर सकते हो। तो धीरे धीरे आपको क्या हो जाएंगे, ये लर्न हो जाएंगे। और आप पाओगे कि आपके जैसे सीयूईटी का एग्जाम हो गया या और भी कोई बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, या करंट अफेयर से या स्टैटिक करंट अफेयर आता है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमने कई सारी न्यूज डिस्कस की, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस किए, जिसमें हमारे पास करंट के भी थे और उसका स्टैटिक पोर्शन भी हमने डिस्कस किया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी तरह से अपने एक लाइव सेशन में, एंड वी विल डिस्कस सम मोर इम्पोर्टेंट न्यूज इन दैट लाइव सेशन। थैंक यू, गुड बाय।